वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आता है चैप्टर 3 में, क्लास 12th की बायोलॉजी में। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में होती है 3 लेयर। एक होता है फर्स्ट लेयर जो बाहर साइड का होता है, तो उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। दूसरा जो लेयर होता है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो लेयर जो होता है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम जो होता है, जब ये शट डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होता है, ब्लीड हो जाता है। तो मतलब वो निकल जाता है थ्रू ये वजाइना के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये क्या होता है, ये मतलब एक साइक्लिक मैनर में होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट अगर हम देखेंगे फीमेल्स में कब होता है स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये होता है जब प्यूबर्टी होती है तब होता है फर्स्ट। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हो जाएगा या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं मेनोरक। तो ये इंडिकेट क्या करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इंडिकेट करता है एक फीमेल्स में। जो इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। मतलब साइक्लिक मैनर में होता है 28 डेज़ का होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में 29 डेज़ का होता है। जितने भी इवेंट्स होते हैं इसमें वो साइक्लिक मैनर में होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसमें क्या है, कुछ स्टेजेस हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टेजेस पढ़ेंगे। और लास्ट में ये जो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ। तो हम देखेंगे ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें यूजुअली 3 जो होता है 3 फेजेस होता है। सबसे पहला जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, ये सबसे पहला फेज होता है। ये क्या होता है, लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है। अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है, ये जो वाला होता है, ये डेज इंडिकेट करते हैं ऐसे। ये डे 1 से डे 5 तक लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसको कंसिडर करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये इनर मोस्ट लेयर होता है इस यूट्रस का, तो यही शट डाउन हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम जो होता है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट, अगर यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, ये आर्टरीज के मतलब छोटे छोटे जो होते हैं लास्ट एंड्स पे, इनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। तो होता है क्या यहाँ पे, एक तो होता है एपिथेलियल सेल्स, और उसके साथ साथ जो होते हैं ब्लड वेसल्स, और उसके साथ कुछ लिक्विड भी होता है। ये सब जो है ना वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन। तो ये होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठे चलती। एक डिफरेंट इवेंट्स हो जाते हैं इसमें ओवरी में एज वेल एज यूट्रस में। दूसरा क्या होता है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज़ नहीं होती है। तो होता क्या है, ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो एंडोमेट्रियम शट डाउन क्यों होता है, तो इसमें कौन सा हार्मोन कम होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जब ये कम हो जाएंगे, इससे क्या होता है, ये स्टिमुलेट करेंगे प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो होते हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे, ये इसी यूट्रस से रिलीज़ हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, यूट्राइन आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये वाले जहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनमें क्या हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो उस एरिया को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से बांधेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो दूसरा पार्ट जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो सेल्स जो होते हैं एंडोमेट्रियम के, ये ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मतलब ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं, या उसको हम बोलते हैं शट हो जाते हैं।
तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज़। क्योंकि यहाँ पे इसको क्यों बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं मेंसेस स्टार्ट हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद जो रीजन जो आता है इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग फेज़ या फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या बोलते हैं इस फेज़ को, इसको बोलते हैं कभी कभी ये जो प्री ओवुलेशन फेज मतलब ये होता है, प्री ओवुलेशन भी बोलते हैं, ऐसा फेज जो ओवुलेशन से पहला होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज को मैंने MP लिखा है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किसके बीच में होता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज का एंड और ओवुलेशन के स्टार्ट, मतलब ये होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन जब ये ख़त्म हो जाएगा और ये ओवुलेशन या ल्यूटियल फेज के बीच में ये फॉलिकुलर फेज प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव, ये जो फॉलिकुलर फेज जो होता है ये किसके बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्यों फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, प्री ओवुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं प्राइमरी फॉलिकुलर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी फीमेल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। इसको मैंने मतलब ओजेंसिस में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो वो जो होते हैं प्राइमरी फॉलिकुलर्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर होके वो ग्राफियन फॉलिकुलर्स बना देते हैं। ये जो फॉलिकुलर्स क्या होते हैं, ये मान लीजिए एक हाथ हमारा, इसके बीच में जो पेन की कैप मैंने रखी है ये होता है ओवम और ये होता है फॉलिकल। तो ये जो होता है जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद क्या होते हैं, जो फुली मैच्योर जो होता है फॉलिकल उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल भी होता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकुलर मतलब डेवलप हो जाएंगे, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। यहाँ पे ओरियन इवेंट्स बोलते हैं इसको, ये वाले इवेंट जो होता है ये, और मतलब ये छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा, फिर लास्ट में मैच्योर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे जो होता है ना, जो एंडोमेट्रियम यहाँ से शट डाउन हुआ था इन प्रोस्टोग्लैंडिन की वजह से, या हम कह सकते हैं जो ऑस्ट्रोजन या प्रोजेस्टिन की वजह से शट डाउन हुआ है, प्रोजेस्टिन की मतलब कम लेवल की वजह से ये शट डाउन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो ओरियन यूट्रस इवेंट्स जो होते हैं ना, चेंजेस जो होते हैं, तो इनका कौन फिर मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, इंड्यूस करेगा, वो करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड और ओरियन हार्मोन्स। अब हम देखेंगे ये किस तरीके से इसमें चेंजेस लाएंगे। जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, यहाँ पे हमने देखा है ये जो होता है ये क्यों ऐसे ऐसे मतलब बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ओवम को निकालना है, इस ग्राफियन फॉलिकल। इसके लिए क्या होता है, ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये रैप्चर करना है और फॉलिकल को साथ साथ में डेवलप भी करना है, जैसे यहाँ से हुआ। तो FSH क्या करता है यहाँ पे, ये क्या करता है, इस फॉलिकल को डेवलप करता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ से देखा ना, ये लाल रेड मतलब जो ग्राफ जो होता है यहाँ पे जब आता है तो सबसे ज़्यादा पीक पे होता है। जितना पीक पे होगा FSH उतना अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी इस फॉलिकल की। इसी तरीके से अगर आप लोगों को देख रहा है ये ब्लू वाले लाइन जो होते हैं ये LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ये जो FSH जो होता है इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है, ये फॉलिकल को डेवलप करता है यहाँ पे मतलब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो दूसरा एक और हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, अब इससे हमें क्या करना है, इससे ओवम निकालना है जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो उसके लिए क्या करता है हमारे दूसरा एक और हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये इसको क्या करता है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है, इस तरीके से ओवम निकलता है इसको, इसी को ओवुलेशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो हार्मोन जो होते हैं ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो बोथ हार्मोन जो होते हैं LH एंड FSH, ये सबसे ज़्यादा लेवल जो होती है ये होती है मिडल ऑफ द साइकिल यानी 14 डेज़ में।
ये जो LH जो होता है रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, मतलब ज़्यादा, अगर आप लोगों को इस ग्राफ से दिख रहा होगा ये LH बहुत ज़्यादा रैपिड सिक्रेशन हुआ है। इससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ से इसकी रैपिड सिक्रेशन हुई। जो रैपिड सिक्रेशन से हुई ना इस LH की, इसको बोलते हैं LH सर्ज। ये LH सर्ज की वजह से क्या होता है, यही काज कर देता है इस ग्राफियन फॉलिकल का रैप्चर। अब मसला ये है, ये जो FSH और LH ये आते कहाँ से, ये मतलब ये तो होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उससे ये रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन इनको रिलीज़ ये होते कैसे रिलीज़ है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा ये वाला जो लाइन है ना, ये एस्ट्रोजन की लाइन है, ये एस्ट्रोजन का ग्राफ इंडिकेट करता है। जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने देखा है प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है उस, ये जो मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए इसको मतलब सपोर्ट कर देता है, इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन एस्ट्रोजन का जो होता है ना ये सडनली यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है इस ओवुलेशन के पास, जहाँ पे LH एंड FSH की लेवल जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। होता क्या है, ये एस्ट्रोजन जो इसकी हाई लेवल जब हो जाती है, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन अगर हम पढ़ेंगे थीका फॉलिक्यूल जो होती हैं, हमारी लास्ट वीडियो में देखा है फॉलिकुलस में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं थीका फॉलिक्यूल। तो वहाँ से जो होता है एक लेयर से ये उसके लेयर से ये रिलीज़ हो जाता है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन जो होता है जब ये इस मतलब फॉलिकल से जो होता है मतलब हाई, इसकी लेवल जब हाई हो गई, इसकी लेवल ज़्यादा आ जाती है, तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, तो इसके नीचे एक स्टॉक होता है। तो ये जो स्टॉक जो होता है, एक लोब इस साइड होता है, एक पीछे लोब होता है, एक फ्रंट होता है। ये वाला जो होता है एंटीरियर होता है या फ्रंट वाला, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं इसको, और ये वाला पोस्टीरियर होता है, पीछे साइड होता है। ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे जो ओरी में जो ये जो एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा इस हाइपोथैलेमस में। जब ये हाइपोथैलेमस में जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एक हार्मोन, उसको GN, मतलब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं इसमें, उनको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से निकलेगा, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से निकलेगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, इस इन्फेंटिबुलम जो होता है, ये स्टॉक इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके थ्रू नीचे आएगा, यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गोनेडोट्रोप्स, उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब उनको स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से निकलेंगे ये LH एंड FSH हार्मोन। तो यही क्या करते हैं, फिर LH क्या काम करते हैं, इसको रैप्चर करते हैं फॉलिकल को, FSH इस फॉलिकल की डेवलपमेंट करते हैं। मतलब इस ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो एस्ट्रोजन और LH जो होता है ना, FSH का जो मतलब एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फॉलिकल्स के लिए। ये जो यहाँ से ये गया है एस्ट्रोजन यहाँ हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक दिखाते हैं। NCERT में इसका मेंशन नहीं है, तो हमने NCERT के हिसाब से, लेकिन ये बताना यहाँ पे ज़रूरी होता है ये यहाँ पे क्यों पड़ा है। इस तरीके से इस LH सर्ज से क्या होता है, रैप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, और ओम जो होता है रिलीज़ हो जाता है, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फेज़ होता है पोस्ट ओवुलेशन फेज़, या इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज़। क्यों इसको ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ये सेल्स होते हैं इसमें, तो इसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहीं पे ये फेज़ जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज़ भी। तो यहाँ पे जो होता है, अब ये ओम जो होता है वो रिलीज़ हुआ है, लास्ट वाला जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो उसको बनता है कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये ट्रांसफ़र, ये बन जाता है कार्पस ल्यूटियम किससे, इस ग्राफियन फॉलिकल के कुछ पार्ट रहता है उसी से ही बनता है। तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ कर देता है।
ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों रिलीज़ कर देता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है ना, ये ऐसे 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 जैसे ये रिलीज़ हो जाएगा, कहाँ गए ये प्रोजेस्टेरोन, ये इसकी थिकनेस भी अच्छी मतलब रहेगी। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा, ये कार्पस ल्यूटियम इसको सिक्रेट कर देता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम कहाँ से बना है, ये ग्राफियन फॉलिकल का कुछ पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं, जब ये ओवम निकलता है उसका कुछ पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो निकलेगा ना, तो ये मेंटेन करेगा इस एंडोमेट्रियम के लिए। अब ये एंडोमेट्रियम को क्यों मेंटेन कर देता है, क्योंकि अगर स्पर्म आ गया तो क्या होता है, जो यूट्राइन ट्यूब में उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन उसका जो इम्प्लांटेशन जो होता है इस यूट्रस में कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर ये अच्छा होगा ये मेम्ब्रेन, तो वो इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाएगी, इसलिए प्रोजेस्टेरोन जो है ना सिक्रेट हो जाता है, तो वो इस मेम्ब्रेन को, एंडोमेट्रियम को अच्छे से बना देता है। दूसरा क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ये जो मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे तो फिर स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन कभी क्या होता है, अगर स्पर्म नहीं आया, ये जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है डिजेनरेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम को भी मतलब निकाल दे, क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम इसी से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अगर ये ख़त्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन ही क्या होता है, कम हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाएगी ना यहाँ पे, तो मतलब ये स्टार्ट हो जाएगी फिर से मेंसेस, फिर एक सेल मतलब नए से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम फीमेल्स में देखेंगे ना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये 50 साल के बाद सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये जो होता है ये अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ये किसके बीच में होता है, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में। जब 50 साल में हो जाता है एक वूमेन तो उसका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट होता है। लेकिन कभी क्या होता है, कुछ और फैक्टर्स जो होते हैं इसको जो मतलब पहले से अगर कुछ मतलब स्ट्रेस होगा तो उस टाइम पे भी क्या होता है, एज से पहले ही मतलब कभी भी किसी भी एज में अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, ये गड़बड़ होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या पुअर हेल्थ होगा तो उससे भी, तो उस तरीके का जो सीज होना इस क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एमेनोरिया बोलता है। ये यंग एज में भी होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।